सो बेटा 11.2 सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन को कैसे पहचानना है। शॉर्ट में सिर्फ एक एग्जांपल देके बताता हूँ फिर से एक बार। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वन फैन लगा दूँ, पीछे का फैन लगाओ, वन फैन अगर 5000 का आता है तो 4 फैंस कितने के आएंगे? 20। मतलब जैसे ही फैंस की संख्या बढ़ गई तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे, तो हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। दोनों क्वांटिटीज बढ़ेगी या दोनों क्वांटिटीज कम होगी, उसको बोलेंगे डायरेक्ट। इनवर्स रहेगा जब एक वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं पहुंच रहे, हम लोग 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहे, वहाँ पहुँचने को अगर हम लोग को 5 आवर्स लगते हैं। 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, एक जगह पहुँचना है, 5 आवर्स लगते हैं। अगर वहाँ पे 100 की जगह कोई 50 के स्पीड से जा रहा है तो अपूर्वा कितना टाइम लगेगा? नहीं, कौन बताएगा? मैंने 2 बार सवाल पूछा, इसका मतलब तेरा ध्यान ही नहीं है। हाँ भूमि, 10 आवर्स। फिर से नहीं बताया, 2 बार ऑलरेडी पूछ लिया, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सो जैसे ही मैंने स्पीड कम किया गाड़ी की तो अपने को लगने वाला टाइम जो था वो बढ़ गया। इसका मतलब एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। सो पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसका मतलब क्या है कि कुछ काम करने के लिए हम लोगों ने जो लोग लगाए हैं, वर्कर्स लगाए हैं, वो वर्कर्स की संख्या और काम करने को लगने वाला टाइम, इसके बीच में कौन सा वेरिएशन है। अगर वर्कर की संख्या बढ़ेगी तो लगने वाला टाइम कम होगा, मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। सेकंड, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ? सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड हम लोगों ने रखा हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका मतलब अगर हम लोग 2 घंटे में गाड़ी चला के जितना भी डिस्टेंस कवर करते होंगे, स्पीड हमने उतनी ही रखी है, तो 2 घंटे की जगह हम लोग अगर 6 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग और ज़्यादा दूर जाएंगे ना। तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी और ज़्यादा कवर कर सकते हैं हम लोग। सो दोनों ही वैल्यूज़ बढ़ रही है। तो ये इनवर्स का हुआ क्या? नहीं, ये डायरेक्ट का हुआ। अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने बोला था इनवर्स कौन सा है बताओ, तो ये इनवर्स वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ बढ़ रही है। तीसरा, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। इसका मतलब कि हमारे पास जो खेती के लिए ज़मीन है, वो ज़मीन का एरिया और उससे मिलने वाला अपना प्रोडक्शन। सो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा नेचुरली, बराबर ना। सो दोनों ही चीज़ें ज़्यादा है, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रपोर्शन। अपने को इनवर्स कौन सा पूछा है तो हम लोग इनवर्स वाला लिखे। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी। फिक्स्ड जर्नी, फिक्स्ड जर्नी का मतलब क्या है? कहाँ जाना है वो फिक्स है, मतलब हो सकता है 500 किलोमीटर जाना है अपने, तो जर्नी का डिस्टेंस फिक्स है। टाइम टेकन और दूसरी चीज स्पीड। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। लास्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इसका मतलब कि किसी देश का पॉपुलेशन और हर एक इंसान के लिए जो जगह है फिर उस देश में, वो जगह। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या? नहीं, ऐसे समझ लो, मान लो कि कोई फंक्शन रखा हुआ है, हम लोगों ने घर पे फंक्शन है, बर्थडे का पार्टी है, और अपने पास 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है बड़ा। 500 लोग अगर हम लोगों ने बुलाए तो हर सबके लिए कितनी जगह होगी, वो एक चीज़। और अगर हम लोगों ने 100 ही लोग बुलाए तो फिर सब लोगों के लिए कितनी जगह होगी।
तो कौन से केस में सबको ज़्यादा स्पेस मिलेगी आराम से? इसका मतलब अगर लोगों की संख्या कम होगी तो सबको ज़्यादा स्पेस मिलेगी बैठने की। तो वही सवाल है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। सिर्फ यहाँ पे हॉल की जगह पूरा कंट्री है। तो जितने पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बढ़ते जाएगी तो सबके लिए जो जमीन है वो कम कम होते जाएगी। सो इसका मतलब इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन या प्रपोर्शन। डाउट? चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. तो 1 लाख रुपए का प्राइज है, बांटना है, इक्वली बांटना है बोला है। Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. इसका मतलब टेबल पूरा करने को बोला है और क्या करने को बोला है? Find out whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to number of winners. इसका मतलब जैसे कि देखो अपने पास टोटल कितने रुपए हैं बांटने के लिए? 1 लाख रुपए। नंबर ऑफ विनर्स जब एक ही था, जब एक ही इंसान जीता था, 1 लाख रुपए है अपने पास देने को विनर, तो उसको ही मिल गया 1 लाख रुपए पूरा। जब 2 लोग जीते एक साथ, जॉइंट विनर आए, 2 लोग जीत गए, तो दोनों को 1-1 लाख तो दे नहीं सकते। अब टोटल पैसा 1 ही लाख रुपए अपने पास, तो दोनों को कितने मिले? 50-50। इसका मतलब जैसे विनर की संख्या बढ़ते जाएगी तो सबको मिलने वाला जो अमाउंट है वो घटते जाएगा, कम होते जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा वेरिएशन हुआ? फिर कौन सा? इनवर्स प्रोपोर्शन, बराबर ना? तो सवाल पहला जो था उसका आंसर लिख देते। सो एज number of winners increases, the prize money per winner, हर एक को मिलने वाला per winner decreases. So एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी. So therefore it is an example of inverse proportion. So inverse proportion है तो इसमें क्या चीज सेम होती है? प्रोडक्ट इज सेम. सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. सो पूरा बताओ आगे की स्टेप. यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज फाइंड करना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABCDE. अगर यहाँ पे लिखना है x y z वो लिख सकते हो, x1 x2 x3 x4 लिखना है वैसे लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, बस बोलते हो मैं लिखते रहता हूँ. 1/1 lakh is equal to 2/50,000. So हाँ 1 into 1 lakh is equals to 2 into 50,000. हम लोगों ने क्या बोला? प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. तो प्रोडक्ट सेम है. सो प्रोडक्ट सेम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया जितना इसका प्रोडक्ट आ रहा है 1 into 1 lakh जितना होगा, 1 into 1 lakh is equal to 2 into 50,000 is equal to 4 into A is equal to 5 into B, 8 into C, 10 into D, 20 into E. सबका प्रोडक्ट सेम रहेगा. अब 1 into 1 lakh भी 1 lakh ही आता है, 2 into 50,000 भी 1 lakh जाता है. इसका मतलब सबका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1 लाख आना चाहिए. सो अगर प्रोडक्ट 1 लाख आना चाहिए तो अब देखो आगे वाली स्टेप में क्या कर रहा हूँ. फिर मैं लिख रहा हूँ कि 4 into A का भी मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 1 लाख आना चाहिए. 5 into B का भी आंसर 1 1 lakh. लाख. वैसे ही 8 into C का आंसर 1 लाख. सिमिलरली आगे 10 into D का भी आंसर उतना ही और 20 into E का भी आंसर उतना ही. ठीक है. सो 10 into D इसका भी आंसर आना चाहिए 1 लाख रुपए और 20 into E का भी आंसर आना चाहिए 1 लाख रुपए. अब ये पूरा बताओ, मुझे यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? तो बताओ कैसे लिखूँ? A is equal to 1 lakh हाँ upon 4.
1 लाख अपॉन 4, तो 1 लाख रुपए को 4 लोगों में बांटेंगे तो सबको कितने रुपए मिलेंगे? 25,000 मिले सबको, 25,000 रुपए मिल गए। ठीक है, अगले इसमें कौन बताएगा? भूमि बताओ। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो सबको मिले 20,000। हाँ गौरव अब बताओ। हाँ ऐसे ही बताओ ना जैसे जब भी बताया, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो जब 4 लोगों में बांटे तो 25,000 मिल रहे थे, तो 8 में बांटेंगे तो उसका और आधा हो जाएगा, 25,000 का आधा कितना? 12,500। तो सबको मिलेंगे 12,500 रुपए। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। 1 लाख रुपए को 10 लोगों में बांटना है, एक एक घंटा कट गया तो सबको मिले 10,000 रुपए। और 10 लोगों में बांटने से अगर 10,000 मिलते हैं तो 20 लोगों में बांटने से कितने मिलेंगे? 5,000 मिलेंगे। सो E इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसल, सो E इज इक्वल टू 5,000। डाउट है? पक्का? गौरव मारे थोड़ा लक्ष्य दीजिए। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है, व्हील बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। कॉन्सेक्यूटिव स्पोक का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो स्पोक नंबर 1 है तो उसके बाद ये स्पोक नंबर 2, स्पोक नंबर 3, स्पोक नंबर 4। कॉन्सेक्यूटिव मतलब 1 और 2 के बीच का है, 1 और 3 के बीच का नहीं। वैसे ही 2 और 3 के बीच का, 3 और 4 के बीच का, 1 और 4 के बीच का, इसको हम लोग कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। सो एंगल्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब जैसे सोचो जब 4 ही स्पोक थे तो इस पूरा सर्कल का कितना मेजर रहता है? तो जब 4 ही स्पोक थे तो एंगल थोड़ा बड़ा था 2 स्पोक्स के बीच में का। जैसे हमारी स्पोक की संख्या बढ़ गई, यहाँ पे कितने स्पोक हो गए? यहाँ पे अब 6, तो 6 हो गई तो एंगल थोड़ा कम हो जाएगा ना, एंगल कम हो गया। अभी हर एक स्पोक के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो और स्पोक्स की संख्या जब बढ़ जाएगी तो और एंगल और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही स्पोक्स की संख्या बढ़ रही है तो 2 स्पोक्स के बीच में आने वाला एंगल जो है वो कम होते जा रहा है ना। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया तो टेबल से ही समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ही ये संख्या बढ़ी तो ये संख्या एक संख्या बढ़ गई दूसरी कम हो गई, मतलब कौन सा वेरिएशन? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं भी समझ में आया तो इससे भी समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल था कि ओके, हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। सो टेबल ही कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन है क्या? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ कि यस देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शन बिटवीन, कौन सी 2 चीजें थी? नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स बिटवीन पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स। बिटवीन नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स। चलो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका आंसर हम लोगों ने कहाँ से निकाला? ये टेबल से ही पता चल गया हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। तो अगर और एक टेबल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 15 स्पोक्स होते तो फिर कितना एंगल बनता वो भी निकालना है, टेबल थोड़ा और बढ़ाना है। हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल, बेटा थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप लोग आंसर बाद में बताओ। How many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 14? इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू दिया है कि नीचे वैल्यू?
नीचे वाली है ना, एंगल दिया है अगर 40 का है तो फिर स्पोक्स की संख्या कितनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ टेबल। तो ये अगर 40 रहा तो ये कितना रहेगा, ये अपना सवाल। अगर एंगल दो स्पोक्स के बीच का 40 डिग्री का है तो फिर नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये समझ में आया क्या? इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या सेम होता है, रेशियो की प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 9 4 जा 36, साथ में 0। इसका भी कितना आ रहा है, 36। तो इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा। फिर अपने को सारी वैल्यूज मिल जाएगी ABCD वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगले पार्ट के लिए अब आगे लिखता हूँ यहाँ पे कि एज इनवर्स प्रोपोर्शन है हम लोगों ने बोला, सो देयरफॉर प्रोडक्ट इज सेम फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इसका मतलब जितना 4 into 90 आएगा उतना ही 6 into 60 रहेगा, उतना ही 8 into A रहेगा, उतना ही 10 into G रहेगा, उतना ही 15 into D, उतना ही 12 into C और उतना ही E into 4। सबका मल्टीप्लिकेशन सेम आने वाला है। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना सबका, 360। सो 360 इक्वल टू 8 into A, एक कॉलम, फिर से 360 इक्वल टू 10 into B, 360 इक्वल टू 15 into D। आगे बढ़ते, फिर वैसे ही 360 इज इक्वल टू 12 into C और 360 इज इक्वल टू E into 40। ठीक है ना, क्लियर? सो A की वैल्यू निकालना है। सो मल्टीप्लाई का 8 यहाँ हो गया, डिवाइड 4 से डिवाइड करता हूँ। अगर 8 से आ गया तो अच्छा है, नहीं तो पहले 4 से कर देता हूँ। 4 2 जा 4 9 जा, 90 को 2 से कर दिया, कितना आया 45। सिमिलरली 360 डिवाइडेड बाय 10 तो 0 कैंसिल, सो B की वैल्यू मिल गई 36। 360 डिवाइडेड बाय 15, सो 15 से डिवाइड कर देता हूँ। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। सो इसकी वैल्यू मिल गई अपनी 24। उसके बाद 360 डिवाइडेड बाय 12, सो 12 1 जा 12 3 जा, साथ में 0, सो C इक्वल टू 30। लास्ट 360 बाय 40, 0 कैंसिल, 4 9 जा, सो E कितना आ रहा है, सिर्फ 9। ठीक है, कंफ्यूजन पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन में फाइनली आंसर अपने को वर्ड्स में लिखना है। ये जो सवाल था, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40, तो कितने स्पोक लगने वाले हैं? तो अपने को आंसर वर्ड्स में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन टेबल में, हाँ टेबल में उसको ऐड कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक बॉक्स है अपने पास स्वीट्स का, 24 बच्चों में अगर उसको बांटते हैं हम लोग, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, सबको 5-5 मिलेंगे। 24 बच्चे हैं, सबको 5-5 स्वीट मिल रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी वुड ईच गेट, जिसको पूछूंगा वही जवाब देगा। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। इसका मतलब अगर जितने बच्चे हैं वो अगर 4 कम हो गए तो सबको कितने स्वीट्स मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन का मतलब। फिर से एक बार बताता हूँ, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 बच्चों में अगर एक बॉक्स स्वीट का हमने बांट दिया तो सबको कितने स्वीट मिल रहे थे, 5 मिल रहे। अगर चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, 4 बच्चे कम कर दिए तो सबको कितने मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन का मतलब। तो आराध्या बताओ, सबको कितने मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे पहले से या पहले से अब कम मिलेंगे? पहले से कम मिलेंगे। अपूर्वा? हाँ, आंसर भी आ गया, मतलब 4 मिलेंगे सबको। तो पहले 5 मिल रहे थे तो अब 4 मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे पहले से।
ओके अंशु ज़्यादा मिलेगी। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए ज़्यादा मिलेंगे कि ज़्यादा मिलेंगे इसलिए इन्वर्स प्रोपोर्शन? स्वानंद एक है स्वानंद ज़्यादा मिलेंगे। सोचो ना, पहले अगर 24 बच्चे थे आप लोगों की ये लाइन, हाँ ये लाइन में जितने लोग बैठे हैं, मेरे पास एक बॉक्स है स्वीट का, मैं सबको बांट रहा हूँ, सबको 5-5 मिल गए। अब क्या हुआ, आखिरी की 2 लाइन के बच्चे चले गए, तो फिर से उतना ही बॉक्स जब मैं बांटूंगा तो सबको अब और कम मिलेगा कि अब ज़्यादा मिलेगा? स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी तो सबको ज़्यादा मिलेगा ना। तो एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, तो कौन सा वेरिएशन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या सेम? प्रोडक्ट इज सेम। टेबल बनाना है हमको कौन सी 2 चीज़ों का? नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स। ठीक है, सो टेबल में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्वीट्स ईच चाइल्ड गेट्स। ठीक है, सो मुझे कोई बताएगा कि ये टेबल में मैं क्या क्या लिखूँ? अन्वेषा बताओ, अन्वेषा बताओ। 1 2 3 4 क्यों लिखूँ? संख्या दिया है क्या अपने पास? If a box of sweets is divided among 24 children, so number of children 24. ठीक है, they will get 5 sweets each. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5. ठीक है ना, sweets each child gets 5 स्वीट मिल रहे हैं सबको। ठीक है, अब आराध्या आगे का, how many would each get if the number of children is reduced by 4? तो दोनों में कहाँ पे कौन सी संख्या लिखूं? हाँ, यहाँ पे लिखूं 20। वेरी नाइस, सुपर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो बहुत से लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ही लिख देते। जाना है तो 24 में से 4 चले गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20। तो ये वैल्यू अपने को पता है 20 और ये वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, ओके क्लियर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन सो देयरफॉर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट या फिर सेम। सो आगे का पार्ट कौन बताएगा? प्रोडक्ट इज सेम को स्वरा ठीक है सांग। 20 वेरी नाइस। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 20। शाबाश, वेरी नाइस। 5 1 जा 5 4 जा। अब 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब पहले सबको 5 ही मिल रहे थे स्वीट, अब सबको मिल रहा है 6। फायदा हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईच लिखा हुआ है। ठीक है, डाउट? अगला क्वेश्चन, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। तो 20 कैटल को खिलाने पिलाने के लिए 6 दिन का उसके पास स्टॉक है। उसके पास 20 कैटल है, गाय भैंस वगैरह मिला के 20 है। 6 दिन वो खाना खिला सकता है, उतना उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट? मतलब खाना कितने दिन चलेगा? इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द कैटल, अगर 10 एनिमल ज़्यादा होते हैं तो। सो फिर स्वानंदी बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। 20 जब एनिमल्स थे तो 6 दिन खाना चल सकता था, अभी 10 एनिमल बढ़ गए तो और खाना, अब खाना कितने दिन चलेगा? और ज़्यादा चलेगा 6 दिन से कि 6 दिन से कम खत्म हो जाएगा? पहले ही खत्म हो जाएगा ना। कैटल की संख्या बढ़ गई, पहले 20 ही कैटल थी, अब 30 हो गई, तो
फटाफट खत्म हो जाएगा। मतलब कैटल की संख्या बढ़ी तो खाना जल्दी खत्म होने वाला है। तो मतलब कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब टेबल जब मैं बनाऊंगा तो कौन सी दो चीजें लिखूंगा? तो नंबर ऑफ एनिमल्स एंड डेज। यस। सो यहाँ पे कौन बताएगा टेबल में मैं क्या लिखूं? अर्जिता बताओ। नंबर ऑफ एनिमल्स 20, नंबर ऑफ डेज 6। अब यहाँ पे क्या लिखूं? 10। हाँ वेरी गुड। देखो कॉमन मिस्टेक, ऐसे 80 आउट ऑफ 80 लेने वाले भी गलती कर सकते हैं। सो 20 में और 10 लोग बढ़ गए, लोग मतलब कैटल, तो कितने हो गए? 30। और ये अभी अपने को निकालना है, ठीक है। सो हम लोगों ने लिखा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ Inverse proportion. करेक्ट। It is an example of inverse proportion. Therefore, product is constant या फिर same. So आगे का पार्ट अब कौन बताएगा? अद्वैत? Sir, 20 into 6 equals to हाँ 30 into 6. वेरी गुड। अगली स्टेप। Sir, x equals to 20 into 6 divided by वेरी नाइस वेरी नाइस। 0 0 कैंसल, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। सो इसका मतलब अभी 4 दिन में ही खाना पूरा खत्म हो जाएगा। सो देयरफॉर नाउ फूड विल लास्ट फॉर 4 days। कंफ्यूजन पक्का? अगला क्वेश्चन। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. So दो चीजें दिया है, boxes और bottles in each box. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ number of boxes and bottles in each box. तो टेबल कौन बताएगा? भूमि? आयुष आयुष। हाँ 25 12। सार्थक आगे का? कहाँ पे लिखे? ऊपर के नीचे? If the same batch is packed using 20 bottles in each box, 20 bottles in each box, bottles in each box हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है। So 20 आया नीचे, ऊपर की संख्या कंफ्यूजन हुआ तो यहाँ से पता चल जाता है हाउ मेनी बॉक्सेस, मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस अपने को निकालना x। तो सोचो वेरिएशन है। A batch of bottles were packed in 25 boxes। अपने पास बहुत सारी बॉटल्स है, हम लोगों ने 25 बॉक्स में वो बॉटल भरी हुई है। 25 boxes with 12 bottles in each box। सो 25 बक्से हैं अपने पास, हर एक बॉक्स में कितनी कितनी बॉटल भरी हम लोगों ने? 12 बॉटल्स भरी। सब 25 बॉक्स हमने भेज दिए गए, ठीक है। उसके बाद इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अभी अपने पास दूसरी बैच आई, इस बार हम लोगों ने हर एक बॉक्स में, पहले हम लोग एक बॉक्स में कितने भरते थे? 12 भरते थे। अभी हम लोग एक बॉक्स में कितनी भर रहे हैं? सिर्फ 10 की भर रहे हैं। कितनी भर रहे हैं? सॉरी 20 की भर रहे हैं। तो अपने को बॉक्स की संख्या ज़्यादा लगनी चाहिए ना। पहले अपना बॉक्स जो था वो थोड़ा बड़ा था, हर बॉक्स में 12 बॉटल आती थी, हर बॉक्स में 12 बॉटल। अभी अपना बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया, अब सॉरी बॉक्स बड़ा हो गया। पहले बॉक्स छोटा था, हर बॉटल में 12 बॉटल्स आती थी। अभी हमारा बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग हर बॉटल में 20 बॉटल्स रख रहे हैं। तो बॉक्स अगर बड़ा हो गया तो फिर इसका मतलब नंबर ऑफ बॉक्स की संख्या कम हो जाएगी, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन so therefore product is same। so आगे का पार्ट कौन बताएगा बेटा?
थोडंसं लक्ष द्या ना साहेब, है ना. इकडे बोलता तिकडे बोलता मध्ये खाली पाहता, मला सगळं आपला रिझल्टच्या वेळेस दिसते आहे की नाही, दिसते की नाही. चलो कोण बताएगा? आराध्या मॅडम सांगा. हां 20 into 12 का बरं करतोय आपण? असं इंटू करतो बेटा. 25 into 12 is equal to x into 20. Next step. चलो बढ़िया. 5 4 जा एंड 5 5 जा. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में अगला डिवाइड करता हूँ. 5 into 12 by 4 ऐसा है. So 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. So आंसर इज 15. सो अभी क्योंकि बॉक्स हमारा बड़ा है, हर बॉक्स में पहले 12 ही भरते थे हम लोग, अब हर बॉक्स में हम लोग 20-20 भरने लग गए. तो पहले 25 बॉक्स लगते थे, अब सिर्फ अपने 15 बॉक्स में काम हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ ओनली 15 boxes will be needed. Confusion? पक्का? Next question. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h. So कौन सी दो चीजें लिखना है आप लोगों को? टाइम एंड स्पीड ऑफ द कार. 2 hours और ये थी स्पीड है ना. सो मैं लिख रहा हूँ टाइम जो कि आवर्स में दिया है और लिख रहा हूँ स्पीड जो कि दिया है किलोमीटर पर आवर में. सो कौन टेबल बना के देगा मुझे? श्री बताओ. 2 hours स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन क्या था? A car takes 2 hours to reach a destination. कहीं एक जगह पहुंचना है हमको, 2 घंटे लगते हैं कार को बाय ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, 2 घंटे में पहुंच रहे हैं वहाँ पे. ठीक है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. तो 80 के स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? ये सर महाराज खाली बसा. हाँ आंसर नहीं चाहिए. 80 कहाँ लिखूँ बताओ? ऊपर नीचे नीचे लिखना है. स्पीड है 80 की. हो सो अगर स्पीड है 80 की तो ये अपने को निकालना है. ठीक है. सो वेरिएशन कौन सा है? इनवर्स है ना. क्यों? क्योंकि स्पीड अगर बढ़ेगी टाइम कम हो जाएगा है ना. तो इनवर्स प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. चलो अगली स्टेप कौन बताएगा? इसने नहीं बताया, सभी लोगों ने बता दिया. इसने नहीं बताया. नहीं सर 2 into 60 equals to हाँ x into 80. ओके. चलो नेक्स्ट स्टेप. 2 into 60 by 80 हाँ equals to x. ओके. 0 0 मुलांनो 1 2 3 4 टाटा बाय बाय. हाँ 0 0 cancel. 0 0 कैंसिल. 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8. अब ये आया 6 by 4. सो 2 2 जा 2 3 जा सो 3 by 2. अब ये क्या है अपना? टाइम. सो 3 by 2. 3 by 2 का कैसे करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं ना, 3 by 2 को मिक्स फ्रैक्शन कर देता हूँ. सो कितना आया मेरा आंसर? x इज इक्वल टू बराबर है ऐसे ही लिखेंगे ना मिक्स फ्रैक्शन में. सो इसका मतलब क्या? 1.5 hours, 1.5 घंटा. ठीक है. चाहिए तो उसको मिनट में लिखना है, मिनट में लिख दो. ठीक है. सो देयरफॉर कार विल टेक 1.5 hours. डाउट है? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा.
2 persons could fit new windows in a house in 3 days. So क्या क्या दिया है? Number of persons और number of days. So 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. ठीक है. One of the persons fell ill before the work started. So एक बीमार पड़ गया काम चालू होने के पहले, तो अब लोग बचे कितने? एक ही बचा. अब सवाल है हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. ठीक है. दूसरा सवाल हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड. हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड? वाई टू फिट द विंडोज इन 1 डे. सो नंबर ऑफ डेज हुआ. अब कौन सा वेरिएशन होगा? टाइम और पर्सन वाला हमेशा इनवर्स ही रहेगा. जितने लोग ज्यादा लगाओगे तो काम फास्ट होते जाएगा, है ना. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. चलो अगली स्टेप कौन बताएगा? गौरव महाराज सांग. दे चलो. त्याला असं झोपेतून मध्ये जागा होतं. 2 into 3 हां is equals to 1 into x हां y इज इक्वल टू. y. चलो ठीक है. मतलब सबका प्रोडक्ट सेम है, तो इसका आंसर 6 है, तो 1 into x is also x and 1 into y also. इसका मतलब दोनों का आंसर 6 ही है. दोनों का ही आंसर 6 है. इसका मतलब जब एक ही आदमी हम लोगों ने काम पे रखा तो 6 दिन उसको लगे, बराबर ना. और अगर वही काम एक दिन में खत्म करना है तो 6 लोग लगा. ठीक है. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं. सो पहले क्वेश्चन का आंसर when only one person is working 6 days would be needed. और दूसरे क्वेश्चन का आंसर when we have to finish work in 1 day 6 workers would be needed. Doubt?